नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। हम लोग एक इंडिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ इंडिया। राइट। कि उसमें रिसर्च में है कि भाई इंडिया को हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और उसमें बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी रिसर्च के लिए हम आपके शहर अयोध्या में आए हैं और अयोध्या में आके आपकी यूनिवर्सिटी में, अवध यूनिवर्सिटी में आए हैं। वेरी नाइस। तो मैं शुरू करें? श्योर श्योर। हाँ जी। आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ शेयर करें, अपनी यूनिवर्सिटी के। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। हाँ जी। इट्स अ बेसिकली एफिलिएटिंग टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में मोर देन 700 डिग्री कॉलेजेस हैं और हम करीब 100 ऑफ कोर्सेज हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको डेवलप करते हैं और हम चाहते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा बने। We are working with them for the students and development of the students of this particular region as a whole. तो ये यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है? ये यूनिवर्सिटी 1975 से है। पहले ये सिर्फ एग्जामिनेशन कराने के लिए एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी थी, बाद में इसमें डिपार्टमेंट्स भी खुलने लगे तो रेजिडेंशियल कम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी हुई। ओरिजिनली इसका नाम अवध यूनिवर्सिटी था, फिर बाद में इसमें हमारे यहाँ के महान फ्रीडम फाइटर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम ऐड किया गया। तो नाउ इट इज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। आप जहाँ बैठे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ पर हम MBA, BBA और BCA के क्लासेज पढ़ाते हैं बच्चों को। सिटी अयोध्या के बारे में बात करें तो सिटी अयोध्या के बारे में आपका क्या थॉट्स हैं? अयोध्या मूल रूप से श्री राम की जन्मभूमि है, इसी के से जानी जाती है। विगत वर्षों में सभी जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर के पूरे विश्व भर में आंदोलन चले और काफ़ी चीज़ें हुई और श्री राम भारत के आदर्श हैं और आज उसी के लिए श्री रामलला का मंदिर बन रहा है और श्री रामलला का मंदिर जनता के सहयोग से ही बन रहा है और जनता ने खूब तन मन धन से सहयोग किया है और जनवरी 2024 में प्रथम तल बन करके तैयार हो जाएगा और श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना उसमें कर दी जाएगी और अयोध्या को भी उसी हिसाब से विकसित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार कर रही है कि जिस तरह से लगे कि श्री रामलला के आदर्श क्या थे, श्री रामलला के चीज़ें क्या थीं, तो उसी आदर्श के रूप में उसको विकसित करने का प्रयास कर रही है। वैसे तो सबसे मेन पार्ट अयोध्या का श्री राम है। श्री राम जी के अलावा अयोध्या और क्या है? प्राचीन नगरी है जिससे कि साउथ कोरिया का जो आप पूरा देख रहे हैं, साउथ कोरिया का भी यहीं से रानी मतलब गई थी, अयोध्या से ही गई थी, तो आप साउथ कोरिया को भी आप उससे अयोध्या से जोड़ सकते हैं। अयोध्या एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि अपने एक संस्कार में श्री राम को लेकर के ही हमेशा चलती है, तो एक बहुत ही आदर्श नगरी के रूप में प्रतिस्थापित है। आपने क्या बोला कि जो है साउथ कोरिया में जो वो रानी थी वो यहाँ से यहीं से, हाँ, यहाँ से बिलोंग करते थे, हाँ, तो यहाँ से शादी वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर हुई। अच्छा, ये बात हमें नहीं पता थी। हाँ, तो अयोध्या का अगर हम बिजनेस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें तो क्या है? देखिए, मूल रूप से आर्थिक रूप से अगर आप बात करें तो अयोध्या पुराने ज़माने की बात छोड़ें, जब अवधों की राजधानी अवध इसको कहा जाता था, नवाबों का शहर था, लेकिन जैसे जैसे भारत का विकास हुआ है और राजधानी लखनऊ हो गई तो थोड़ा सा आर्थिक रूप से और इन गतिविधियों में थोड़ा पिछड़ गया है। लेकिन अब वर्तमान परिवेश में जो देखा जा रहा है और जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाएगा और साथ में आपको ये भी पता है कि न्यायालय का जो आदेश था कि एक मस्जिद भी तैयार कराई जाए, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अयोध्या जब पर्यटक दृष्टि से जब इसका विकास हो जाएगा, पर्यटन की दृष्टि से टूरिस्ट, तो उस समय फुटफॉल्स बहुत बढ़ेंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होंगे। लेकिन आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है। और आपने एक प्रश्न भी पूछा था कि अयोध्या को कैसे देखते हैं,
तो अयोध्या को देखने का एक जो व्यक्तिगत मेरा दृष्टिकोण है कि जो धार्मिक सहिष्णुता का अगर एक पर्याय ढूंढा जाए तो अयोध्या अपने आप में एक अनूठी नगरी है। हमारे देश भारत में जी स्पेसिफिकली जी, विशेष करके भारत में तो जो आपने बोला कि अयोध्या लोगों का स्वभाव जो मिलने का है वो आप लोगों से मिलके भी मुझे फील हो रहा है जी। बहुत अच्छा है यहाँ पर ना। हाँ। बहुत आपसी सहिष्णुता बहुत है। व्हाट इज इंडिया सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? इंडिया सुनते ही व्हाट इज इंडिया? इंडिया सुनने में अब इंडिया से हम इसको अगर भारत में करें तो चाहे इंडिया अंग्रेजी में कहिए, हिंदी क्या है में भारत कहिए, हाँ, कोई क्या है भारत? अगर हम सवाल ये करें क्या है भारत? हाँ। न एक देश है न एक राष्ट्र है। भारत एक संस्कृति है, भारत एक विचारधारा है, भारत एक सोच है। ये तो इतने साल अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने हम पर शासन किया है कि अब तो धीरे धीरे हम खड़े हो पा रहे हैं। हम अपने जब अतीत में जाते हैं तो भारत जो कहा जा रहा है आज कि हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे, वास्तव में हम विश्व गुरु ही थे। हम जब इतिहास को देखते हैं, अपने को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि ज्ञान और विज्ञान का अनूठा समावेश यहाँ था और हमारी इतनी रिच धरोहर थी कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मेडिकल साइंस भी हमारे यहाँ सबसे पहले आई थी। आप देख लें, ये भी मैं कहना ही चाह रहा था अभी कि हमारे चारों वेद हैं। वेदों में देख रहा हूँ सुश्रुत संहिता है, शल्य चिकित्सा, शल्यशाला के ये किस जमाने में थे? आप रामायण काल में देख लें, प्रभु लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई और कौन सी जड़ी कहाँ से मिलनी है, ये ज्ञान का भंडार हमारे पास था। आप वनस्पति शास्त्रियों से बात करिए तो वो ये कहेंगे कि अभी भारतवर्ष में जो वेजिटेशन है उसका मात्र 40% ही दुनिया जान पाई है। 60% हमारे पास भैषज और ये अभी ऐसे हैं जिनको लोग जानते ही नहीं हैं। तो कभी कभी जो अज्ञानी होते हैं वो हमारे ऋषियों मुनियों उनकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वास्तविकता उन जड़ी बूटियों की क्या है ये जब अध्ययन होता रहेगा या आगे जब लोग जानेंगे तब जानेंगे कि भारतवर्ष कितना महान देश था। अगर आपको मौका मिले अपनी कंट्री इंडिया में 3 कोई चीज़ चेंज करने का तो क्या करना चाहेंगे? भारत में बहुभाषी देश है और बहुसांस्कृतिक देश है। उसके बावजूद एक बहुत ही ओपन जो खुला हुआ विचार भारत में सभी लोगों को देने का अवसर मिलता है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन भारत को थोड़ा अपने जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का उपयोग करना पड़ेगा और जनसंख्या को एक अनुशासित जनसंख्या के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। और अनुशासित होने के साथ साथ मेहनती तो सभी हैं, लेकिन अनुशासित मेहनत के साथ अनुशासित रहने की बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा मानना है कि बिना अनुशासन के कोई भी देश विकसित देश नहीं हो सकता। और पूरे यूरोप की जनसंख्या 80 करोड़ नहीं है। भारत 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन और ये सारी चीज़ें दे रहा है। कोई दे सकता है? भारत के साथ चैलेंज आया कि 140 करोड़ की जनसंख्या है और वैक्सीन्स नहीं रहेंगी तो भारत की काफ़ी जनसंख्या जो है उससे ग्रसित हो जाएगी। अपने वैक्सीन मिली ही, दूसरे देशों को भी फ्री में भारत ने। तो भारत के पास अपॉर्चुनिटीज हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की एक क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को अनुशासित क्षमता के रूप में लाना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ जी। हम जब शिक्षित होंगे तभी हम विकसित होंगे, ये मेरा मानना है और मेरा ही नहीं ये समूचे विश्व का मानना है। यहाँ हम थोड़ा सा चाहेंगे कि अभी आपने देखा ही है कि नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है 2000 और इसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले हैं। जहाँ हम एक खूंटे में बच्चे को नहीं बांध रहे हैं, एक जैकेट में बच्चे को नहीं बांध रहे हैं। ज्ञानार्जन के हमने बहुत से आयाम बच्चों को खोल दिए हैं कि आप सुनो, समझो, जानो और जो आपकी अपनी इच्छा है उसके हिसाब से आप पढ़ाई करें। जहाँ आप सक्षम हैं, जहाँ आप अपने को दक्ष समझते हैं, उस दिशा में जाएं। और शिक्षित
भारत जब होगा तभी उन्नत भारत होगा। ये अच्छी बात है कि एक पहल हुई है और इस पर हमको ध्यान देना हाँ है, जी, हाँ जी। हमको शिक्षित करना है। ग्रेट इंडियन ड्रीम बना रहे हैं। Sure. तो अगर भारत के लिए एक सपना देखना हो अपने देश के लिए, जी। तो क्या सपना होना चाहिए कि हमारा देश कैसा होना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसे हमारा देश जो है कल्चर का एक मिक्स है, हाँ जी। जहाँ पे एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरफ हम रिलीजियस उसमें चलते हैं, एक तरफ हम ट्रेडिशनल बचाते हैं, एक तरफ हम नेचुरल ब्यूटी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वी शुड ग्रो विद द नेचर। तो कई लोग जो इस डेवलपमेंट को देखते हैं वो कहते हैं वो पृथ्वी को तो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। बट देन ऑल्सो डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ, मतलब कि जब जहाँ पर सब एक साथ रह रहे हैं तो वहाँ डेवलपमेंट होना ही होना है। बिना डेवलपमेंट के आप नहीं, माने कि रुक नहीं सकती है। तो जहाँ तक मैं आपको डेवलपमेंट की एक आपको ड्रीम बता रहा हूँ, जैसे आप बात करते हैं, तो अभी मैं कन्वोकेशन में गया था IIM इंदौर के, तो CEO इंडियन ऑयल AK सिंह जी उसके चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सपना दिखाया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो वो 2030 में है, वो 28 में हो या 32 में हो, तो वी आर गोइंग टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन कमिंग ईयर्स। लेकिन उन्होंने कहा ये जब भी हो 28, 30, 32, 2035 में वी विल बी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे, वो हमें पहुँचना है, मतलब कि उसमें कुछ नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वी हैव टू रीच देयर। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो सब चीज़ बदल जाएंगे, एवरीथिंग अराउंड अस विल चेंज। तो जो हमारे जो ड्रीम्स है ना, जैसे सोने की चिड़िया जो पुरानी थी, तो वो दिन आने ही वाला है जब हम पुनः उस तरह से स्थापित होंगे कि जो ड्रीम डेस्टिनेशन आप कहते हैं बाहर का था, अब वो ड्रीम डेस्टिनेशन इंडिया हो जाएगा, एंड पीपल विल ट्राई टू स्टे ओवर हियर, और वो नहीं सोचेंगे कि हमें बाहर जाना चाहिए, राइट। ये चीज़ें आ गई हैं कि अब बाहर का अट्रैक्शन 30% कम हो गया है। मैंने कई जगह देखा कि अब उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना कि आज से 10 साल पहले होता था कि हर IITians को अमेरिका जाना है, चाहे जहाँ जाना है, लेकिन आज कम हो गया है क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ और जो हमें सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। अब अगले 30 साल में 1 से हम 10 पे चले जाएंगे, तो 0 से 1 में आप देखिए कितना परिवर्तन आया। शुरू में बहुत मेहनत लगती है, बहुत नहीं, टाइम लगता है। परिवर्तन हमारे लाइफ स्टाइल में आप हाँ जी, देखिए, हाँ जी। कॉमन पीपल के लाइफ स्टाइल में कितना परिवर्तन है। बहुत सारे लोग जो बहुत सारी चीजें नहीं देखे थे उन्होंने देखा। मैंने आप मानिए आज भी 50% आदमी रेलवे नहीं देखा होगा हाँ जी, हाँ जी। इसी देश में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो लोग, हमने मोबाइल फोन अदर थिंग जो नहीं देखे थे वो हमने देखा। जब हम 0 to 1 आए तो 1 to 10 में जाएंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, यू कैन जस्ट इमेजिन। तो वही मैं कहता हूँ कि जो ड्रीम इंडिया, डेस्टिनेशन इंडिया की बात करते हैं वो जल्दी ही आने वाला है। इट हैज गॉट, माने कि उसका तो अचीवमेंट होना ही होना बहुत अच्छी बात है। सर। जैसा रूरल इंडिया था 1960 से लेके 80 तक, वो रूरल इंडिया अब सब 100% उन्नति के साथ बदल करके, और भारत के जो मेन स्ट्रीम है और विश्व के मेन चीज़ें हैं उसके साथ तो पग से पग मिला के वो चल रहा है। हमारे पास खाने के लिए अन्न कम होते थे, सारी चीज़ें कम होती थीं, हाँ, रहने के लिए मकान नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लिखने के लिए कागज नहीं होते थे, सड़कें नहीं होती थीं, कुछ भी नहीं होता था। अब पेपर की जगह इन्होंने ले लिया, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। और जो आपने कहा कि भारत को कहाँ देखना चाहते हैं, देखिए हम भारतवासी हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। सर्वधर्म समभाव और भाईचारा, इसकी हम अनूठी मिसाल सारे विश्व में हैं। और अभी भी देखिए तो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और हम उस स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी आप इसको देखें तो पूरा विश्व लग रहा था कि 2 ग्रुप में बंट रहा है, प्रो रशिया एंड एंटी रशिया। लेकिन भारत ने एक अपनी मजबूत स्थिति रखी और उस स्थिति को रखने का सुपरिणाम ये आया कि जो हमको एक भय लग रहा था कि हम कहीं विश्व युद्ध में न चले जाएं, वो बच गया है। लेकिन विश्व को एक दिशा दिखाने में हम सफल और सक्षम हो रहे हैं, इसको मजबूती से कर ले जाएं, यही हमारी कल्पना है कि लोग आपसी विवाद हो या कॉन्टिनेंटल विवाद हो तो आज जो अमेरिका की तरफ लोग देखते हैं, मैं ये चाहता हूं कि लोग भारत को देखें। और मेरा विश्वास है कि भारत का वो हिडन एजेंडा नहीं है कि हम अपना डिफेंस के
चीज़ें बना रहे हैं उसको कैसे बाहर बेचें, कैसे डिवाइड एंड रूल करें और मार्केट क्रिएट करें अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए। भारत अपने नॉलेज से इसको रूल करने जाएगा, करेगा, और यही मैं देखना चाहता हूँ अपने भारतवर्ष को। वही ना, आप लोगों से बहुत अच्छा हो रहा कि टोटल ड्रीम बनाने की जरूरत इसीलिए, जैसे कि ना इकोनॉमी वाइज हम पता चला उस पर पहुंच गए, लेकिन वो अपने संस्कार भूल गए, ठीक है। इसीलिए मैं आजकल यूथ से बहुत मिल रहा हूँ, भाई यूथ को आज से 15-20 साल के बाद किस तरह की कंट्री चाहिए, वो देखिए ना, वो देखें उस वाले। हाँ, इतनी बड़ी बात आपने कही। एज वाइज इंडिया इज सपोज टू बी द यंगेस्ट नेशन। आप जनरेशन देख लीजिए, हाँ जी, हमारी हाँ जी। क्या पोजीशन, हाँ। और यहाँ ऊर्जा है, यहाँ कर लेने की क्षमता है। हम लोग पढ़ने में देखते हैं कि रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कहाँ है, यंग एज में होती है। हमारी उम्र में थोड़ी हम कोई रिस्क ले पाएंगे। तो इसलिए भारत को अभी क्रिएटिविटी और एनर्जी से भरा हुआ राष्ट्र है। और एक सुझाव मेरा और है कि हम, जैसे मैंने शुरू में भी अध्ययन की बात की थी, और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हम अपनी पुरानी ज्ञान परंपरा को, और विशेष करके संस्कृत विषय को, इसको अगर हम इसका अपलिफ्ट कर पाएँ, क्योंकि ज्ञान का जो गूढ़ भंडार है वो संस्कृत में ही है भारतवर्ष का, और वो अगर हम फैला पाते हैं, भाई चीन अगर चाइनीज़ में कर सकता है, जर्मन में कर सकता है, रशियन में कर सकते हैं रूस वाले, तो हम संस्कृत को क्यों नहीं अंगीकृत कर सकते हैं, क्यों इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम सब कुछ करके अगर उस भाषा को हम समृद्ध कर ले जाएं, तो फिर कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत बड़े राष्ट्र बनेंगे और दुनिया हमारी तरफ देखेगी। तो ये छोटे छोटे पार्ट में तो मेरी कोशिश रहती है इस चीज़ों को करने के लिए। हम एक स्कूल लेके आ रहे हैं जिसका नाम अध्याय है, वहाँ पर हमने गुरुकुल सिस्टम बनाया है, जी, वो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें। जी। कि मेरा तो ये, जैसे आप कह रहे हैं, मेरा भी वही सोचना है जी। कि गुरुकुल सिस्टम ही क्यों ना लाया जाए। अयोध्या में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग के यहाँ गुरुकुल से हम लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राय साहब, हम तीनों लोग, हमारे पूर्व कुलपति थे प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने एक गुरुकुल खोला है यहाँ पर, और उसमें हाँ, और 2 गुरुकुल इस समय कार्यरत हैं अयोध्या में, जो मेरी जानकारी, हो सकता और भी हो। और इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और उन बच्चों को देखिए, उनके वस्त्र को देखिए, उनके वेद पाठ को देखिए। हम लोग तो अपने फंक्शन में उन बच्चों को बुलाते हैं और वेद की ऋचाएँ वो करते हैं, तब हम लोग कोई कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो ये एक सोच थी हम लोगों की, जिसको कि देखिए ईश्वर कितनी मदद। चलिए आप लोग जैसे एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, मैं ऐसे ही बात जो आपकी चल रही थी, तो जैसे आपने स्कूल की बात की, तो मैं इसलिए मैं आ गया। जब हमारी बिटिया छोटी थी तो क्लास 1 में पढ़ती थी, तो मैं गया एक दिन, आई सेट विद द प्रिंसिपल, मैंने कहा यार पूरे देश में बरसों से हल्ला चलता है, बैग हल्का करना है, बैग हल्का करना है, इन बच्चों के पीठ पे इतना बड़ा बैग तो अभी लदा रहता है। तो उन्होंने कहा तो इसमें कोई सोल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा पढ़े आप भी हो, पढ़े हम भी हैं। कहा हाँ, दोनों लोग पढ़ के यहाँ तक आए, ये बताओ जितना पढ़ाया गया था उसका क्या यूज़ है? पहले ना स्कूल कर नहीं सकते थे, पर अब जो पॉलिसी आई है तो उसमें इतनी फ्रीडम मिली है। नहीं, ही एंडेड अप हियर ओनली कि अगर मैं ये करूंगा तो दूसरे स्कूल में एडमिशन होगा, हमारे यहाँ एडमिशन नहीं होगा। वो यही खत्म हुआ। तो इस तरह के थॉट्स आएंगे तो ऑब्वियसली इट विल चेंज। चलिए, आज आप लोगों के साथ इंडिया के ऊपर डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे इनपुट्स आए। धन्यवाद। थैंक यू।